हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PHU कॉन्सेप्ट में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज फिर हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। चूँकि कल मैं आपको प्रीपोजिशन की पार्ट 1 पढ़ा चुकी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन होता क्या है, एग्जाम में कितने ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंस है और उसके कुछ यूजेज भी मैंने आपको बताए थे। तो आज मैं उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें कि कुछ यूज जो बचे हुए थे वो मैं आपको बताऊँगी। और मैं पहले में फिक्स प्रीपोजिशन भी बता चुकी थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब है क्या। तो जहाँ तक मैं आपको बता रही थी यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि कहाँ कहाँ किस किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये ही मैं आपको बता रही थी। तो आगे भी उसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है वो है टू और टोवर्ड, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, टू और टोवर्ड। तो सबसे पहले इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो टू और टोवर्ड दोनों का मतलब होता है की और, यानी कि एक और होता है जो कि एवं जिसे आप कहते हैं, और एंड जिससे जोड़ते हैं, और एक और होता है किसी और की दिशा, यानी कि ये दिशा या फिर अन्य चीज़ दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो वहीं हम देखेंगे कि कहाँ पे किसका क्या यूज होता है। तो अगर टू की अर्थ में की और के बारे में देखें कि की और का अर्थ टू के सेंस में क्या होता है, तो टू में की और का मतलब होता है एम, यानी कि लक्ष्य दिखाने में इसका यूज किया जाता है। एम यानी कि लक्ष्य को दर्शाने में, लक्ष्य दिखाने में इसका यूज किया जाता है की और। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसका एक सेंस तो ये हो गया कि बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उसका एम है कि उन्हें आगे तक बढ़ना है लिखना है। जैसे आप ही क्लास क्यों ले रहे हैं, तो आपका मकसद है कि आपको आगे बढ़ना है, तो ये आपका एम है। तो यहाँ पे टू का यूज होगा, यानी कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे एम दर्शाया जा रहा है, लक्ष्य की ओर दर्शाया जा रहा है, तो वहाँ हम टू का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो द चिल्ड्रेन were going to स्कूल। तो चूंकि देखिए यहाँ पे टू आया है, तो इसका साफ साफ मतलब हो रहा है कि बच्चे क्यों जा रहे थे स्कूल, तो पढ़ने के लिए। बच्चे स्कूल क्यों जा रहे थे, तो पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल जा रहे थे। इस टू से हमें ये पता चला। देखिए अगर टोवर्ड की बात करें तो टोवर्ड क्या बताता है, टोवर्ड का मतलब की और होता है, लेकिन ये डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि ये हमें दिशा बताता है। टोवर्ड क्या बताता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन यानी हिंदी में जिसे दिशा कहते हैं। यानी कि उस और तो जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ दिशा के लिए। जैसे अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखूं, द चिल्ड्रेन वेयर गोइंग टुवर्ड स्कूल, तो इसका मतलब हो गया कि बच्चे किधर जा रहे हैं, तो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। इसमें डायरेक्शन का बोध हो रहा है कि बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और उसमें एम का बोध हो रहा था कि बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, यानी कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एज और लाइक, तो एज लाइक दोनों का हिंदी अर्थ होता है के जैसा, यानी कि एक समान या के जैसा जिसे आप कहते हैं। तो एज और लाइक इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है के जैसा, लेकिन इसके जो यूजेज हैं दोनों के अलग अलग है। अब देखते हैं एज का यूज कहाँ होता है। तो एज का यूज के जैसा के अर्थ में होता है, लेकिन ये होता है नॉमिनेटिव केस में। ये किस में होता है, तो ये होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो वैसे ही सुंदर है, राधा वैसे ही सुंदर है जैसे कि वह, अगर मैंने ऐसा कहा, यानी कि दोनों के बारे में मैं बताया कि राधा भी उतनी ही सुंदर, यानी जितनी से वो सुंदर है उसी के जैसी ही है, सेम है, राधा भी वैसी ही है जैसे कि वो थी, सीता थी, या कोई भी अगर हम नाम ले लें। तो इसका मतलब हो रहा है कि नॉमिनेटिव केस है, यानी उसके जैसा हम बता रहे हैं कि जैसी वो है उसी की तरह वो है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो हम यहाँ पर राधा ही ले लेते हैं। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सी। अगर मैंने ऐसा लिखा कि राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सी, इसका मतलब है कि राधा वैसे ही सुंदर है जैसे कि वह है। और यहाँ अगर हम लाइक की बात करें तो लाइक का जो यूज होता है ये किस में होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लाइक का जो यूज होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि जब मैं कहूँ कि
वो उसके जैसी दिखती, यानी सेम टू सेम। मैं कह दूं कि राधा सीता के जैसी सुंदर है, अगर मैंने कहा कि राधा उसके जैसी सुंदर है तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि एकदम जस्ट लाइक उसी के जैसी सुंदर है। जैसे आप किसी चीज़ को कहते हैं, अगर बताते हैं तो कहिए, आप कहते होंगे कि जस्ट लाइक वैसा ही, उसके घर में जो मैंने टीवी देखी थी जस्ट लाइक मेरे घर में भी ऐसा ही है। या फिर आप अगर कहेंगे कि मेरे पास जैसे बुक है एकदम जस्ट लाइक उसके पास भी, मेरे दोस्त के पास ही वैसी ही बुक है, तो इसका मतलब हो गया कि एकदम जैसा का तैसा, सेम टू सेम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम इसी को अगर देखते हैं, राधा इज ब्यूटीफुल लाइक सी, राधा इज ब्यूटीफुल लाइक सी, राधा उसी के जैसी सुंदर है। अब देखिए राउंड और अराउंड, इस दोनों का मतलब होता है चारों ओर। राउंड और अराउंड दोनों का मतलब होता है चारों ओर, लेकिन इसके यूज में डिफरेंसेस है। तो कहाँ कहाँ, तो अब देखते हैं चारों ओर, तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया, तो राउंड का यूज कहाँ होता है और अराउंड का यूज कहाँ होता है। तो अगर राउंड की बात करें तो राउंड का मतलब भी चारों ओर होता है, आपको पता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो होता है वृत्ताकार पथ, यानी कि गोल गोल, दोनों का मतलब घूमना ही होता है चारों ओर, यानी कि इस जो घूम रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि राउंड का मतलब है होता है कि वृत्ताकार पथ, यानी कि इसकी एक डायरेक्शन होगी वृत्ताकार पथ। हम इसे कह सकते हैं कि ये जब भी घूमेगा तो ऐसे ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमे, या फिर परवलयाकार पथ ऐसे ऐसे घूमे। तो जब भी हम इसे कहेंगे तो ये राउंड के अर्थ में आएगा, जैसे कि मैंने वृत्ताकार पथ लिखा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, तो यहाँ सूर्य है तो ऐसे ऐसे घूमते रहती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ऐसा यहाँ मैंने लिखा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका मतलब कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे राउंड का यूज किया। तो जहाँ भी गोल घूमने की बात हो, राउंड घूम, तो वहाँ हम राउंड का यूज करेंगे। अब देखिए अराउंड का कहाँ यूज होता है, तो अराउंड का भी तो मतलब वही होता है चारों ओर, लेकिन अराउंड का जो मतलब होता है ये किसी निश्चित डायरेक्शन में नहीं, यानी कि कोई वृत्ताकार पथ नहीं हो, जहाँ तहाँ, यानी किसी भी तरह से घूम ले, कोई भी मतलब नहीं है कि हमें ये गोल गोल घूमे, किसी भी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको पता चले। तो यहाँ अराउंड का साफ साफ मतलब हो जाएगा, कहाँ गया, अराउंड का यहाँ साफ साफ मतलब हो जाएगा किसी भी तरह से। तो अब देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि फील्ड में जहाँ तहाँ कचरा फेंका हुआ है, अगर मैंने कहा कि फील्ड में चारों तरफ कचरा फेंका हुआ है, जैसे मैं अगर हिंदी में यहाँ लिखूँ कि मैदान में चारों ओर कचरा फेंका है, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसमें क्या हो गया कि आपने देखा कि चारों ओर, तो हिंदी अर्थ आ रहा है इसका चारों ओर, यानी कि, लेकिन यहाँ जहाँ तहाँ का यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ अराउंड नहीं होगा, क्योंकि कचरा जब भी फेंका रहेगा तो थोड़ी है कि ऐसा गोल गोल कचरा फेंका हुआ रहेगा, नहीं, कोई कचरा यहाँ फेंका है, कोई यहाँ फेंका है, कोई यहाँ, चारों ओर का अर्थ तो आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अराउंड। जैसे कि मैं इसी का अगर एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँ तो मैं कह सकती हूँ देयर वेयर गार्बेजेस इन द फील्ड, यानी कि फील्ड में इधर उधर कचरा फेंका हुआ था, देयर वेयर गार्बेजेस इन द फील्ड, इधर उधर कचरा फैला हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राउंड यानी गोल गोल और अराउंड यानी चारों तरफ, लेकिन किधर भी किसी भी तरह से उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आ रहा है यहाँ ऑफ और फ्रॉम, यानी ऑफ और फ्रॉम, इन तीनों में अंतर है, इन तीनों के प्रोनाउंस में भी अंतर है और तीनों के अर्थ में भी अंतर है। लेकिन यदि इसके हिंदी की बात करें तो इसका अलग अलग मतलब होता है। तो हम देखते हैं कि ऑफ का यूज कहाँ किया जाता है, तो ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का के की, ऑफ का जो हिंदी मीनिंग होता है का के की। इसके अलावा ऑफ का जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो वो किसी बीमारी से मरने के अर्थ में, बीमारी से जब कोई मर जाता है तो उसके अर्थ में, बीमारी से मरने। और इससे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ये भी आप ध्यान रखिएगा,
बीमारी से मरने के अर्थ में ऑफ का यूज किया जाता है। इस ऑफ का यूज या तो काके की में, जैसे मैंने कहा यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये रोहित का कलम है, रोहित का पेन, जैसे मैंने डायरेक्ट कहा तो पेन ऑफ रोहित, पेन ऑफ रोहित। नदी का पानी, वाटर ऑफ रिवर, डायरेक्ट हो गया पेन ऑफ रोहित, मैंने ऐसा कहा बुक्स ऑफ रोहित, कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये जो हो गया यहाँ ऑफ का यूज हुआ काके की के अर्थ में, लेकिन यदि बीमारी से मरने के अर्थ में तो यहाँ पे देखिए कैसे यूज होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका साफ साफ मतलब हो रहा है कि वो कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो यहाँ भी देखिए ऑफ का यूज हुआ, यहाँ भी ऑफ का यूज हुआ था। आपको ऑफ के अर्थ में ये ध्यान रखना है कि काके की या फिर बीमारी से जब कोई मरे तो वहाँ इस ऑफ का यूज होगा, सिंगल एफ वाला ऑफ का यूज होगा, ऑफ का यूज नहीं होगा। तो इस ऑफ का यूज यहाँ होगा। अब देखिए ऑफ का यूज कहाँ कहाँ होता है। ऑफ का यूज की अगर हम बात करें तो ऑफ का मतलब भी से होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, से होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है ये होता है ऑफ का यूज कि किसी से संबंध टूटना, यानी कि जब कम दूरी से संबंध टूटे, कम दूरी से, देखिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अभी मैं इसे बता रही हूँ। तो कम दूरी से संबंध जब टूटना, तो इसमें कहाँ किस चीज़ का यूज होगा, इसमें ओ डबल एफ ऑफ का यूज होगा कि इसका अर्थ से होता है लेकिन कम दूरी से संबंध टूटना। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि कुत्ता जो है वो, या फिर बिल्ली ही ले लें, तो टेबल से कूद गया, टेबल पर से कूद गया, तो आपको पता है कि अभी जब वो टेबल पे बैठा हुआ था तो टेबल और इस बिल्ली में एक संबंध बना हुआ था, दोनों एक दूसरे से सट के बैठे हुए थे, तो टेबल से इसका एक संबंध बना हुआ था। लेकिन ये जब यहाँ से यहाँ कूद गया, ये जब यहाँ पे जंप कर गया तो ये संबंध टूट गया, यानी टेबल से जो इसका कांटेक्ट था वो तो टूट गया, वो नीचे आ गया तो टेबल कहीं और रह गया और ये टूट गया। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक कूदा, तो मात्र टेबल से नीचे, यानी कम दूरी तक ही कूदा है और इसका संबंध टूट गया। तो हाँ हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो एग्जाम्पल तौर पे क्या मैं लिख सकती हूँ इसके, तो एग्जाम्पल तौर पे लिख सकती हूँ द कैट जम्प्ड ऑफ टेबल, यानी कि बिल्ली जो है वो कहाँ से कूद गई, टेबल पर से कूद गई, यानी कम दूरी से कूद गई और उसका संबंध जो था टेबल से वो खत्म हो गया। तो इसीलिए हम वहाँ ओ डबल एफ ऑफ का यूज किए। अब देखिए फ्रॉम का अर्थ कहाँ होता है, फ्रॉम का यूज कहाँ होता है। तो अगर हम फ्रॉम की बात करें कि फ्रॉम का यूज कहाँ होता है, तो इसका मतलब भी से होता है, इसका मतलब से होता है। लेकिन ये क्या होता है, तो इसका जो यूज होता है वो होता है बड़ी दूरी से संबंध टूटना। जैसे कि यहाँ कम दूरी से संबंध टूट रहा था, तो यहाँ अधिक दूरी से संबंध टूटना, अधिक दूरी से संबंध टूटना। इसके अलावा इसका एक और यूज होता है, वो कहाँ यूज होता है, तो वो बीमारी से पीड़ित होने पर, यानी कि कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, वो बुखार से पीड़ित है, तो ये जो से अर्थ आ रहा है इससे का में फ्रॉम का यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीमार, आप लोग नोट कीजिएगा तो, और एग्जाम्पल भी साथ ही साथ लिखते जाइएगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो बीमारी से पीड़ित होने के अर्थ में, बीमारी से पीड़ित होना, इसके अर्थ में होगा फ्रॉम से का यूज। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो अधिक दूरी से संबंध टूटने का मतलब हो गया कि अगर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मान लीजिए ये पेड़ है और इस पेड़ से जब पत्ते गिरेंगे तो यहाँ धरती है, यहाँ ज़मीन है और पत्ते यहाँ से गिर रहे हैं, तो यहाँ से गिरते गिरते ये ज़्यादा दूरी हो गई इसकी। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि द लीव्स, लीफ होता है सिंगुलर में, और लिव्स पत्तों का जो पत्ता का मीनिंग होता है, तो सिंगुलर में लीफ होता है और उसे प्लूरल करते हैं तो ये लिव्स होता है। तो द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये अधिक दूरी से गिर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया, यहाँ पे मैंने फ्रॉम का यूज किया। उसी तरह से अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले जिसमें कि बीमारी से अर्थ यूज हो कि यानी बीमारी से पीड़ित होना, तो हम हमेशा कहते हैं कि सफरिंग फ्रॉम फीवर। जैसे कि आपने बचपन में भी या अभी भी आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि मैं छुट्टी के लिए कि मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो किस तरह से हम एग्जाम्पल लेंगे, ही इज
सफरिंग। और अभी के टाइम में तो कोई फीवर से पीड़ित ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तो कोविड का टाइम है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एकदम स्वस्थ रहना है। ये सब चीज़ें सिर्फ नोटबुक में ही होनी चाहिए, रियल लाइफ में नहीं। तो देख लीजिए, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि वो बुखार से पीड़ित है। तो ये इसका हो गया। तो आपको ये तीनों को याद रखना है, ऑफ का यूज और फ्रॉम का यूज। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 6-7 दिख रहे होंगे, इन सब का कहाँ कहाँ यूज होता है। विद, अगेंस्ट, बाय, थ्रो, देन, सिंस और फ्रॉम। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए विद को जब देखते हैं तो विद का मतलब होता है के साथ या फिर संबंध। जहाँ भी संबंध के साथ, ये से या फिर डायरेक्ट अगर मैं कहूँ संबंध, यानी किसी प्रकार का रिलेशन, तो वहाँ क्या यूज होता है, वहाँ विद का यूज होता है। जैसे कि मैं स्केच से लिख रही हूँ, अभी मैं किससे लिख रही हूँ, स्केच से। तो मेरा जो है, मेरी उंगली का और इस स्केच का एक संबंध बन रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, ये एक संबंध है। तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। जैसे कि आई राइट विद अ स्केच, आई राइट विद अ स्केच, यानी कि मैं स्केच से लिखती हूँ तो ये मेरा और स्केच के बीच एक संबंध बन गया, इसीलिए यहाँ हम विद का यूज किए हैं। उसके बाद देखिए अगेंस्ट की अगर बात करें तो अगेंस्ट का क्या अर्थ होता है। तो अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, यानी कि के विरुद्ध होना, या फिर इसका एक और अर्थ होता है से सटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसी के विरुद्ध हो, यानी कि आप ही अगर कोई बात कर रहे हैं और कोई उसे नहीं माने, वो उसके विरुद्ध हो, तो उस विरुद्ध में अगेंस्ट का यूज होता है। आप लोग ही कहते हैं ना कि चुनाव की जब बात होती है तो अगेंस्ट पार्टी, यानी कि अगेंस्ट पार्टी का मतलब उसका विरोधी पार्टी, वो उसका विरोधी दल है, उसके दल में नहीं है। तो वही चीज़ है के विरुद्ध या फिर से सटा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि मैंने कहा द लैडर is standing against the wall, यानी कि द लैडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। देखिए यहाँ पे से सटा के अर्थ में मैंने अगेंस्ट का यूज किया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विरुद्ध ये से सटा और विद का यूज के साथ या संबंध दर्शाने पर। अब देखिए बाय आता है, तो बाय का जो मतलब होता है वो होता है के द्वारा। बाय का जो मतलब होता है ये होता है के द्वारा। और इसका यूज कब किया जाता है, तो ज़्यादातर वाहन के रूप में। वाहन का मतलब हो गया जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, तो इन सब में जब हम यूज करते हैं के द्वारा के अर्थ में, तो वहाँ हम बाय का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि वो बस से आई, तो सी केम बाय बस, ऐसा मैं कह सकती हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कि ही गोज टू पटना बाय ट्रेन, यानी कि वो ट्रेन से पटना जाता है। तो यहाँ देखिए ट्रेन वाहन है, यानी एक तरह का वाहन कर लीजिए, से सवारी कर लीजिए। तो ये ट्रेन एक तरह से वाहन है और इसके द्वारा, यानी ट्रेन के द्वारा यहाँ जा रहा, कि द्वारा के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ हम बाय का यूज करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से बाय का यूज करना है। जहाँ भी आप ट्रेन देखेंगे, बस देखेंगे, साइकिल देखेंगे, कार देखेंगे, वहाँ आप बाय का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो है थ्रो। जो नेक्स्ट है वो क्या है, थ्रो। थ्रो का मतलब ये होता है के द्वारा या के माध्यम से। थ्रो का मतलब ये होता है के द्वारा, ये के माध्यम से, यानी कि इसमें जो अर्थ होता है वो माध्यम से, यानी डायरेक्ट। इसमें आपने देखा कि ये डायरेक्ट ट्रेन से जा रहा था, यानी इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, ये अपने खुद गया, घर से स्टेशन गया, ट्रेन पे बैठा और चला गया। लेकिन ये जो थ्रो का यूज होगा तो इसका यूज में एक कोई ना कोई मीडिएटर रहेगा, कोई माध्यम रहेगा। जैसे कि पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि गांव में, अब तो फ़ोन आ गया तो डायरेक्ट फ़ोन से बात करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में चिट्ठियां भेजी जाती थी। तो ये जो चिट्ठियां भेजी जाती थी, तो क्या आप डायरेक्ट जाके चिट्ठी पहुँचाते थे? आप तो नहीं, आपके जो दादा परदादा होंगे वो सब ये काम करते होंगे। तो क्या वो डायरेक्ट आपको, उनको अगर अपने गाँव में अपने बेटे को या फिर किसी को भी रिलेटिव को कोई चिट्ठी लिखना होगा तो वो डायरेक्ट तो जाके उनको चिट्ठी देते नहीं, वो पोस्ट ऑफिस में गिरा देते होंगे और वहाँ से डाकिया उनको पहुँचाता था। यानी कि वहाँ जो डाकिया था वो मीडिएटर का काम कर रहा था, वो थ्रो का काम कर रहा था। तो इसीलिए वैसे सेंस में हम थ्रो का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ कि आई गोट योर लेटर थ्रो योर टीचर।
यानी कि मुझे जो तुम्हारा लेटर मिला, मुझे जो आपका लेटर मिला, ये किसके माध्यम से मिला? तो आपके टीचर के माध्यम से मिला। यानी कि मुझे डायरेक्ट इनसे लेटर नहीं मिला, मुझे टीचर के माध्यम से ही आपका लेटर मिला है। तो यहाँ के माध्यम से यानी बीच में कोई मीडिएटर था, इसीलिए मैंने यहाँ थ्रो का यूज किया। अब देखिए क्या है, अब है देन। सीट भी फुल हो गया। अब है देखिए देन। तो देन का कहाँ यूज होता है ये देखेंगे हम। तो देन का अर्थ जो होता है ये तुलना के अर्थ में देन का जो यूज होता है, किसी से तुलना करने पे देन का यूज होता है। तुलना जैसे आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मैं आपकी तुलना कर रही हूँ किसी से, तो वो हो गया, वहाँ पे हम देन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि सीता जो है उससे ज़्यादा खूबसूरत है, यानी हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पर कि उससे ज़्यादा खूबसूरत है। से यहाँ से के अर्थ में आ रहा है, देन का यूज हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत है, किसी से तुलना कर रहे हैं। तो इसीलिए इसके हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। यानी कि मैंने ऐसा कहा कि सीता जो है वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, सीता तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ मैं तुलना कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया? तो यहाँ पे देन का यूज किया गया। यहाँ पे किसका यूज किया गया? तो यहाँ देन का यूज किया गया। उसके बाद देखिए फ्रॉम आता है, उसके बाद सिंस आता है, फिर फ्रॉम आता है। तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब हम सिंस का यूज देखते हैं। हमने देन का यूज देख लिया, तो अब सिंस का यूज देखते हैं। सिंस का यूज कहाँ होगा? तो आपने टेंस में भी पढ़ा होगा फोर और सिंस। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो फोर और सिंस का जो हम यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है से। फोर और सिंस इस दोनों का यूज करते हैं और अर्थ होता है से। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ दोनों का यूज होता है। तो ये जो फोर का यूज होता है, ये होता है कि अवधि के लिए, यानी अवधि के लिए कह सकते हैं, पीरियड के लिए, टाइम के लिए। तो अवधि के लिए इसका यूज होता है, जिसमें कि निश्चित नहीं। और इसमें जो सिंस का यूज होता है ये फिक्स अवधि के लिए, फिक्स अवधि जिसे पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंस की बात करूं तो इसका यूज होता है डेट में, कैलेंडर में। इसके अलावा जैसे कि आप मोमेंट कर सकते हैं, ओकेजन कर सकते हैं। तो इन सब में यूज होता है सिंस का। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सिंस मॉर्निंग, अगर मैंने कहा ऐसा कोई ये बस आपको एक डब्बा बना देती हूँ मैं, एग्जाम्पल जो दूंगी वो अलग। तो इन सब में, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इन सब में यूज होता है। जैसे मैं अगर कहूँ सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग। सिंस चाइल्डहुड मैंने कहा, सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, सुबह से, बचपन से। सिंस होली, दिवाली, होली से, दिवाली से। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये यहाँ पे सिंस का यूज होगा, यानी कि सिंस का जो यूज होता है वो से के अर्थ में होता है। और फोर का जो यूज होता है, जैसे 4 घंटों से, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 घंटों से। निश्चित नहीं कि 4 घंटा में कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ, बस 4 घंटा पूरा का पूरा कंटिन्यू करना है। लेकिन इसमें निश्चित हो रहा है कि ये बचपन से शुरू हुआ था और अभी जाके खत्म हुआ, ऐसा कुछ। या फिर ये मॉर्निंग से, यानी सुबह के टाइम से शुरू हुआ था। और इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि हाँ ये 4 घंटे मैंने कब पूरा है, 4 घंटे ये कब पूरा है। तो यहीं पे सिंस का अर्थ, सिंस के अर्थ में यूज होता है, से के अर्थ में सिंस का। अब देखिए अगर हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम का जो मीनिंग होता है ये भी होता है से। फ्रॉम का भी मतलब होता है से। इससे पहले मैंने फ्रॉम के बारे में और भी आपको बहुत कुछ बताई थी। तो फ्रॉम का मतलब तो से हो गया। तो अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है। तो चूंकि ये जो सिंस का मैंने यूज बताया ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वाले में होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस वाले में इस सिंस का यूज होता है। लेकिन ये जो फ्रॉम का यूज होता है ये होता है फ्यूचर टेंस के लिए। ये किसके लिए होता है? तो ये होता है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वह 4 दिनों से खाता आ रहा है, वो 4 दिनों से पढ़ता आ रहा है, वो सुबह से खेलता आ रहा है। तो वहाँ पे हम सिंस और फोर का यूज करते थे। लेकिन अगर मैं इसमें फ्रॉम का अगर बात करूँ कि अगर फ्यूचर टेंस की अगर बात करूँ कि आई सेल हैव बीन रीडिंग मॉर्निंग,
अगर मैंने ऐसा लिखा तो यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया, यानी यहाँ पे क्या भराएगा, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ सेल का यूज हुआ है तो सेल का मतलब कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और चूंकि मॉर्निंग है तो यहाँ तो फॉर लगना नहीं है, यहाँ तो जब भी लगेगा तो सिंस, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर है तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे फ्रॉम का, यानी कि यही सिंस फ्यूचर टेंस में फ्रॉम में बदल जाता है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपने ये देख लिया। अब देखिए इन और आफ्टर, इन और आफ्टर का जो हिंदी मीनिंग होता है ये होता है के बाद, इन और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, लेकिन इनका जो यूज होता है वो अलग होता है और आफ्टर का जो यूज होता है ये अलग होता है। तो जो इनका यूज होता है ये होता है फ्यूचर में, इनका जो यूज होता है ये फ्यूचर में होता है। जैसे मैं कहूँ कि वो 4 दिन के बाद आएगी, अगर मैंने कहा कि वो 4 दिन के बाद आएगी, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूँ कि शी विल कम इन 4 डेज, शी विल कम इन 4 डेज, यानी कि वो 4 दिनों में आएगी, 4 दिनों के बाद आएगी। तो यहाँ जो सेंस यूज हो रहा है तो यहाँ पे देखिए इन का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर था, ये बिल सेल जहाँ भी लगता है आपको पता है कि वो फ्यूचर हो जाता है। तो के बाद के अर्थ में सी विल कम इन 4 डेज, तो हमने क्या यूज किया, तो मैंने यूज किया है यहाँ पे इन, तो आपको यूज करना है। अब देखिए आफ्टर की अगर बात करें कि आफ्टर का यूज यहाँ पे कहाँ होता है, आफ्टर का यूज तो आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता है, जहाँ की इनका यूज के बाद में फ्यूचर टेंस में हो रहा था, तो इसमें कहाँ से होगा, ये होगा प्रेजेंट और पास्ट टेंस, यानी कि जो समय अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम वाला, और जो पास्ट जो पहले जो समय हो रहा था तो उसके लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मैंने कहा कि वो 10 बजे आई, वो 10 बजे के बाद आई, अगर मैंने ऐसा कहा कि वो 10 बजे के बाद आई, तो शी केम आफ्टर 4 o'clock, मैंने ऐसा लिख दिया कि वो 10 बजे के बाद आई, मतलब कि आज तो आई या कल आई, लेकिन वो कब आई, तो 10 बजे के बाद आई। तो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस का अर्थ आ रहा था और कैम भी लगा हुआ है पास्ट टेंस का, तो यहाँ पर हमने आफ्टर का यूज किया, के बाद, दोनों का मीनिंग एक ही आ रहा था के बाद, लेकिन इनका जो यूज होता है ये फ्यूचर में होता है और आफ्टर का जो यूज होता है ये होता है प्रेजेंट और पास्ट में। तो यहाँ से आपने बहुत सारे प्रीपोजिशन सीख लिए, उसके की अर्थ एक ही होता है लेकिन अलग अलग उसका यूज होता है, तो आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर है ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, तो इस ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि जिसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं हो, जिसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं हो। जैसे कल मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में बताई थी, उसमें था कि मैंने साथ में वो प्रीपोजिशन भी दिया था कि साथ में मैंने वो प्रीपोजिशन भी दिया था आपको कि इसी के साथ इसका यूज होता है, यानी इसी के साथ इस प्रीपोजिशन का जो यूज होगा इस वर्ड के साथ होगा, तो उसके फिक्स ही रखना है, उसके साथ किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो आज जो मैं आपको दे रही हूँ ये है ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें क्या करना है कि इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन, ये तो बहुत ज़्यादा लिस्ट होती है, इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था मैं वो लेकर आई हूँ। जैसे टुडे, जब हम आज कहेंगे टुडे का यूज करेंगे प्रीपोजिशन में, तो उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, यानी टुडे के साथ प्रीपोजिशन नहीं होगा, टेल के साथ भी नहीं होगा, मैरी विवाह करने के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, इनवाइट के साथ भी नहीं, लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ, लास्ट वीक, कुछ भी लास्ट रहा, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डेट, कुछ भी लास्ट रहा तो आप उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए अटैक में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, इन्फॉर्म में, इंटर में, रिडिक्यूल में, रिडिक्यूल का मतलब होता है हंसी मजाक, आप इसे मीनिंग के तौर पे देख लें, हंसी मजाक होता है रिडिक्यूल का मतलब। उसके बाद इन्वेस्टिगेटेड में भी नहीं होता है, पिक करना, किसी को पिक करना उसमें भी नहीं होता है, डिस्कस करना उसमें भी नहीं होता, रिच में भी नहीं, और यस्टरडे भी नहीं थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बताया। अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल के देखें तो मैं अगर कहूं कि चाइना ने भारत पे अटैक किया, चाइना ने भारत पे अटैक किया, तो यहाँ पर हिंदी में अगर लिखूं तो चीन ने भारत पर, अटैक का हिंदी मतलब आक्रमण होता है, आक्रमण होता है, तो आक्रमण किया, इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जब इसे इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें देखिए चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ये पर यहाँ पे लग रहा है कि एक प्रीपोजिशन आना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऑन पर यानी एक प्रीपोजिशन हम ला सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर इसका इंग्लिश करूँ तो देखिए चाइना अटैक्ड भारत,
या इंडिया, जो भी आपका ये। तो चाइना अटैक्ड भारत। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा था ना कि इसका जब हिंदी करेंगे तो प्रीपोजिशन का यूज होगा, लेकिन चूंकि आप यहाँ देखिए अटैक में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, ये ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैंने यहाँ चाइना अटैक्ड भारत डायरेक्ट लिखा, इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया। तो आपको ये लिस्ट को ध्यान में रखना है, और एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, तो इसी तरह से आपको समझ लेना। तो आपका ये प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया, आप इसे अच्छे से नोट्स बना लें, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान में रखें, बार बार रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अभी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, धन्यवाद।